झारखंड की 7.5 लाख महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द मिलेगा मैया सम्मान योजना का पैसा। झारखंड की 7.5 लाख महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मैया सम्मान योजना पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इसके मुताबिक 7.5 लाख महिलाओं को हेमंत सोरेन की सौगात मिलने वाली है। जी हां, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ अब उन 7.5 लाख महिलाओं को भी मिलेगा जिनको इस योजना से वंचित होना पड़ गया था। इन महिलाओं ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया था, लेकिन उनकी आधार सीडिंग नहीं हुई थी। इसलिए इन्हें अप्रैल से हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना से वंचित होना पड़ रहा था। सभी की आधार सीडिंग पूरी कर ली गई है, इसलिए अब इनके बैंक खाते में भी मैया सम्मान के पैसे आने लगेंगे। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से बताया गया है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों की संख्या 53,35,000 थी। इनमें से 44,70,000 लाभुकों के बैंक अकाउंट में 13 मई से पैसे भेजे जा रहे हैं। शेष 7.5 लाख लाभुकों का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ था, इसलिए उनके अकाउंट में पैसे भेजना बंद कर दिया गया। इस विषय पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें उन बैंक खातों की समीक्षा की गई। सभी 24 जिलों के डेटा की समीक्षा के बाद पता चला कि सिमडेगा जिले की सबसे कम महिला लाभुकों के खाते में अप्रैल की राशि नहीं भेजी गई है। राजधानी रांची, हजारीबाग, धनबाद और बोकारो जिलों में सबसे कम महिलाओं के खाते का सत्यापन हो पाया था। 3 जुलाई को होगा रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन, कंफर्म हुई तारीख। राजधानी रांची के नवनिर्मित रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन 3 जुलाई 2025 को होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। इससे पूर्व 19 जून को उद्घाटन की तिथि तय की गई थी, लेकिन मंत्री नितिन गडकरी के व्यस्त कार्यक्रम के कारण तिथि आगे बढ़ाई गई है। 19 जून को रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ था। बताया जा रहा है कि 19 जून को मंत्री किसी अन्य कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। ऐसे में उद्घाटन समारोह के लिए उनका रांची आना संभव नहीं है। इसी कारण उद्घाटन की तिथि आगे बढ़ाई गई है। अब 3 जुलाई को रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन होगा। 3.57 किलोमीटर लंबा रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर 400 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। कभी रातू रोड में नागाबाबा खटाल से पिस्का मोड़ तक करीब 2.5 किलोमीटर का सफर पूरा करने में आधा से 1 घंटे का समय लगता था, लेकिन एलिवेटेड कॉरिडोर के जरिए अब यह सफर महज 7 मिनट में पूरा हो पाएगा। राशन वितरण की अवधि बढ़ी, 30 जून तक जुलाई और फिर मिलेगा अगस्त माह का राशन। झारखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े 60 लाख गरीब परिवारों के बीच जुलाई माह के राशन वितरण की अवधि 15 दिनों तक बढ़ा दी गई है। अब 30 जून तक जुलाई माह के राशन का वितरण किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग के रांची जिला के पीडीएस डीलरों को देर से अनाज मिलने के कारण राशन वितरण की अवधि बढ़ाई गई है। मालूम हो, पहले 15 जून तक ही जून व जुलाई माह के राशन का वितरण किया जाना था। हालांकि अब भी कई पीडीएस डीलरों के पास अगस्त माह का राशन नहीं भेजा गया है। विभाग के निर्देशानुसार अगस्त माह के राशन का वितरण भी 30 जून तक किया जाना है। गौरतलब है कि मानसून को देखते हुए झारखंड सरकार ने गरीबों को जून में 3 माह यानी जून, जुलाई और अगस्त के राशन वितरित करने का निर्देश दिया था। इसके तहत गरीबों को जून व जुलाई माह का राशन 15 जून तक और अगस्त का राशन 16 से 30 जून तक वितरण करने का निर्देश दिया था। पीडीएस डीलरों के पास 31 मई तक जून व जुलाई माह का राशन पहुंचाना था। वहीं अगस्त माह का राशन 15 जून तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन निर्धारित अवधि में पीडीएस डीलरों के पास राशन नहीं पहुंचने के कारण वितरण अवधि का विस्तार किया गया है। अब तक 88% लाभुकों के बीच जून माह के राशन का वितरण किया जा चुका है। वहीं 67% लाभुकों के बीच जुलाई माह का राशन बांटा गया है। हालांकि अभी अगस्त माह के राशन का वितरण शुरू नहीं किया गया है। शराब घोटाला मामले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, झारखंड के एक और आईएएस गिरफ्तार। झारखंड में हुए शराब घोटाले में एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने पूर्व उत्पाद कमिश्नर अमित प्रकाश को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को अमित प्रकाश से दिन भर पूछताछ के बाद देर शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अमित प्रकाश दिसंबर 2024 तक उत्पाद विभाग में आयुक्त के साथ साथ जेएसबीसीएल के एमडी के प्रभार में रहे थे। पूर्व आईएएस अधिकारी और तत्कालीन उत्पाद कमिश्नर अमित प्रकाश को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। विनय चौबे के बाद अमित प्रकाश दूसरे आईएएस हैं जिनकी गिरफ्तारी शराब घोटाला मामले में की गई है। अमित प्रकाश पिछले साल नौकरी से रिटायर हुए थे। शराब घोटाला मामले में झारखंड सरकार के एंटी करप्शन ब्यूरो ने अमित प्रकाश को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। लंबी पूछताछ के बाद उन्हें मंगलवार की शाम गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद अमित प्रकाश को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद एसीबी कोर्ट में उनकी पेशी की गई। पलामू में वज्रपात से मां बेटी समेत 3 की मौत, आकाशीय बिजली की चपेट में आया पूरा परिवार। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के चांदो गांव में मंगलवार दोपहर वज्रपात की एक दुखद घटना में मां बेटी की जान चली गई। चांदो में बिजली के पोल पर आकाशीय बिजली गिरने से सरस्वती देवी और उनकी बेटी रूपा कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना उस समय हुई जब दोनों नहाने के बाद अपने घर के बरामदे में बैठी थीं। वज्रपात की चपेट में आने से सरस्वती देवी का पूरा परिवार प्रभावित हुआ, जिसमें उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पति का इलाज स्थानीय स्तर पर किया गया। दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा गया। इसी तरह रेहला थाना क्षेत्र के उर्धवार गांव में वज्रपात की एक अन्य घटना में ललन भुइया नामक मजदूर की मौत हो गई। ललन मजदूरी कर घर लौट रहे थे, तभी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही रेहला पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया। रांची में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट। जिला प्रशासन ने की आम लोगों से ये अपील। रांची के मौसम विज्ञान केंद्र ने रांची जिले के लिए 19 जून 2025 की सुबह 8:30 बजे से 20 जून 2025 की सुबह 8:30 बजे तक भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इस कारण परिवहन और बिजली आपूर्ति में व्यवधान की आशंका है। निचले इलाकों में जल जमाव भी हो सकता है। कमजोर संरचनाओं और कच्ची सड़कों को नुकसान पहुंच सकता है। भारी बारिश से जान और माल का खतरा हो सकता है। ऐसे में रांची जिला प्रशासन ने आम लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की है। अफवाह से बचने और आधिकारिक सूचनाओं पर ही ध्यान देने को कहा है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे निचले इलाकों से दूरी बनाए रखें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। गैर जरूरी यात्रा से बचें और सड़कों पर जल जमाव की स्थिति में सावधानी बरतें। बिजली उपकरणों का उपयोग सावधानी से करें और बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों के निर्देशों का पालन करें। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा दी जा रही सूचनाओं पर रांची जिला प्रशासन की पैनी नजर है। जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर अपडेट किया जाएगा। रांची के नागरिकों से अनुरोध है कि वे आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान दें और अफवाहों से बचें। रांची के मौसम विज्ञान केंद्र ने रांची जिले के लिए 19 जून 2025 की सुबह 8:30 बजे से 20 जून 2025 की सुबह 8:30 बजे तक भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इस कारण परिवहन और बिजली आपूर्ति में व्यवधान की आशंका है। निचले इलाकों में जल जमाव भी हो सकता है। कमजोर संरचनाओं और कच्ची सड़कों को नुकसान पहुंच सकता है। भारी बारिश से जान और माल का खतरा हो सकता है। ऐसे में रांची जिला प्रशासन ने आम लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की है। अफवाह से बचने और आधिकारिक सूचनाओं पर ही ध्यान देने को कहा है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे निचले इलाकों से दूरी बनाए रखें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। गैर जरूरी यात्रा से बचें और सड़कों पर जल जमाव की स्थिति में सावधानी बरतें। बिजली उपकरणों का उपयोग सावधानी से करें और बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों के निर्देशों का पालन करें। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा दी जा रही सूचनाओं पर रांची जिला प्रशासन की पैनी नजर है। जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर अपडेट किया जाएगा। रांची के नागरिकों से अनुरोध है कि वे आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान दें और अफवाहों से बचें। रांची पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। अब खुलकर करें ट्रैफिक संबंधी समस्याओं की शिकायत। राजधानी रांची में अब आम नागरिक आसानी से ट्रैफिक संबंधी किसी भी समस्या की शिकायत कर सकते हैं। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव भी दे सकते हैं। इससे संबंधित एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अगर आपको रांची में ट्रैफिक संबंधी कोई भी समस्या होती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए उसकी शिकायत कर सकते हैं। डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर रांची पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आम लोग इस हेल्पलाइन नंबर की सहायता से आसानी से ट्रैफिक संबंधित समस्या, शिकायत और समाधान के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक खास काम के लिए भी आप इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैफिक वॉलंटियर बनने के लिए इच्छुक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विवरणी, नाम, पता, फोटो, आधार नंबर उपलब्ध करा सकते हैं। शहीद आरक्षी सुनील धान के परिजनों को मिला सहायता राशि। सीएम ने नौकरी का दिया ऑफर। चाईबासा के रतामाटी गांव के घने जंगल में 12 अप्रैल 2025 को नक्सलियों के विरुद्ध विशेष छापेमारी अभियान के दौरान आईईडी विस्फोट में झारखंड जगवार के आरक्षी सुनील धान शहीद हो गए थे। राज्य सरकार ने शहीद आरक्षी के परिवार को सहायता राशि के अलावे अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंगलवार 17 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद सुनील धान के परिजनों को सम्मान राशि के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत निर्गत 1,20,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि का चेक सौंपा। वहीं गृह विभाग द्वारा 1,46,26,972 रुपए की राशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया गया। सीएम आवास में आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहीद के परिजनों के साथ सदैव खड़ी है। उन्होंने कहा कि आरक्षी सुनील धान जी ने राज्यवासियों की सेवा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनकी शहादत को नमन करते हैं।
झारखंड हाईकोर्ट की सुरक्षा से खिलवाड़, भाजपा ने सरकार पर लगाए घटिया सुरक्षा उपकरण खरीदने का आरोप। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मंगलवार को कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने हाईकोर्ट की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट के लिए घटिया सुरक्षा उपकरणों की खरीद की। बम, टीएनटी, आईईडी, हाई एक्सप्लोसिव डिटेक्ट करने वाले उपकरण जांच में फेल हो गए हैं। यह हाईकोर्ट की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जमीन घोटाला, टेंडर घोटाला, खनन घोटाला के बाद सुरक्षा घोटाला भी झारखंड में हो गया। उन्होंने कहा कि बिना टेंडर के हेमंत सोरेन सरकार ने हाईकोर्ट के लिए सुरक्षा उपकरणों की खरीदारी की। खरीदने के पहले उपकरणों की जांच नहीं हुई। उन्होंने कहा कि खरीद के बाद स्पेशल ब्रांच के डीआईजी की अध्यक्षता में टेक्निकल टीम का गठन किया गया। इस टेक्निकल टीम ने 18 जून 2024 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि खबर मिली है कि रिपोर्ट में कहा गया कि खरीदे गए 4 उपकरणों में 3 उपकरण टेस्ट में फेल हैं। प्रतुल के मुताबिक जमीन के अंदर गड़े डेटोनेटर को डिटेक्ट करने वाला डीप सर्च माइन और मेटल डिटेक्टर को बेकार पाया गया। वह जमीन के अंदर आईईडी और बम को डिटेक्ट नहीं कर पाया। हजारीबाग में बनेगा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी। राज्य का होगा तीसरा कॉम्प्लेक्स। राज्य सरकार हजारीबाग के खिलाड़ियों को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी में लगी हुई है। हजारीबाग में बहुत जल्द ही मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। करजन ग्राउंड को मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जाएगा। इस बात की जानकारी खेल निदेशक संदीप कुमार ने दी है। हजारीबाग खेल के क्षेत्र में बेहतर कर रहा है। कम संसाधन होने के बावजूद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहां के खिलाड़ी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। राज्य सरकार चाहती है कि हजारीबाग के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा दी जाए। इसे देखते हुए हजारीबाग करजन ग्राउंड को मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप करने का प्रस्ताव बनाया गया है और बहुत जल्द इसे पेश भी किया जाएगा। करजन ग्राउंड में सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल ग्राउंड बनाने की योजना है। इस बात की जानकारी खेल निदेशक संदीप ने दी है। उन्होंने बताया कि हजारीबाग आवासीय खेल छात्रावास की छात्राएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की है। सरकार चाहती है कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराया जाए। इसे लेकर बे बोर्डिंग सुविधा खिलाड़ियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसका लाभ हजारीबाग ही नहीं, पूरे प्रमंडल स्तर के खिलाड़ियों को मिलेगा। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप करने की बात को लेकर हजारीबाग के खेल प्रेमियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। खासकर के फुटबॉल प्रेमी इस बात को लेकर खुश हैं कि उन्हें बेहतर ग्राउंड मिलेगा। जिला ने बेहतर खिलाड़ी देश को दिया है। जब बेहतर ग्राउंड उपलब्ध हो जाएगा तो प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। रांची रिम्स की जर्जर हालत पर भड़के निदेशक, बिल्डिंग की मरम्मत या गिराने पर जल्द होगा फैसला। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने मंगलवार को अस्पताल भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान अपर निदेशक प्रशासन श्रीमती सीमा सिंह, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिरेन बिरुआ, उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी, डॉक्टर अजय कुमार, संपदा पदाधिकारी डॉक्टर शिवप्रिय समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे। ग्राउंड फ्लोर पर फिजियोथेरेपी विभाग के पास की दीवार में सीलन, प्लास्टर गिरना और लोहे की छड़ें बाहर निकली मिली। निदेशक ने तुरंत मरम्मत का आदेश दिया। विभाग की टूटी छत और अन्य कमजोर जगहों की भी मरम्मत करने को कहा। हड्डी रोग विभाग की हालत सबसे ज्यादा खराब मिली। वहां ऑपरेशन थिएटर की छत टूटी हुई थी और लोहे की छड़ें बाहर दिख रही थीं। निदेशक ने कहा कि ऐसी स्थिति मरीजों की जान के लिए खतरा है। उन्होंने वैकल्पिक ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था करने का आदेश दिया ताकि मरीजों का इलाज प्रभावित न हो। कई दीवारों में सीलन और मकड़ी के जाले दिखे। इस पर डॉक्टर राजकुमार ने नाराजगी जताई और कहा कि तुरंत सभी जगहों की सफाई और मरम्मत कराई जाए। पीछे के हिस्से में भी लोहे की छड़ें बाहर दिख रही हैं, जिसे सुरक्षा के नजरिए से तुरंत दुरुस्त करने को कहा। अस्पताल की दीवारों के पास पेड़ उगाए हैं। निदेशक ने नाराजगी जताते पेड़ हटाकर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि जिन दीवारों, पिलर और छतों की हालत बहुत खराब है, उनका मूल्यांकन किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि क्या इनकी मरम्मत संभव है या सुरक्षा को देखते हुए इन्हें गिराना उचित होगा। रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का ऐतिहासिक फुट ओवर ब्रिज काटकर हटाया गया। 80 के दशक में हुआ था निर्माण। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के ऐतिहासिक फुट ओवर ब्रिज को काटकर हटा दिया गया है। मंगलवार को आधे से अधिक हिस्से को काटकर हटा दिया गया है, जबकि बुधवार को पूरी तरह से फुट ओवर ब्रिज को काटकर हटा दिया जाएगा। 80 के दशक में डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज बनाकर तैयार किया गया था। अमृत भारत योजना के तहत डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का चयन हुआ था। अमृत भारत योजना के तहत डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया है। इसी क्रम में 12 मीटर चौड़ा एक नया फुट ओवर ब्रिज तैयार किया गया है। नए फुट ओवर ब्रिज बनने के बाद पुराने ओवर ब्रिज को हटाया गया है, जिसके कारण 1 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। पुराना फुट ओवर ब्रिज काफी जर्जर हालत में भी हो गया था, जिससे दुर्घटना की भी आशंका थी। 6 महीने पहले पुराने फुट ओवर ब्रिज को बंद कर दिया गया था और नए ओवर ब्रिज का इस्तेमाल शुरू हुआ था।
पुराने फुट ओवरब्रिज को हटाने के लिए मंगलवार की शाम 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ट्रेनों का परिचालन बंद किया गया था। ट्रैफिक इंस्पेक्टर अनिल कुमार तिवारी ने पूरे मामले की पुष्टि की है। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन धनबाद रेल डिवीजन का दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन है। धनबाद के बाद डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से रेलवे को सबसे अधिक यात्रियों के किराए से आय होती है। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से करीब 40 सुपर फास्ट एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें होकर गुजरती हैं। सर्वजन पेंशन योजना रांची में 2,32,000 लाभुकों को जून माह का हुआ भुगतान। रांची जिला प्रशासन ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सर्वजन पेंशन योजना के तहत जून माह की पेंशन राशि का वितरण सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार इस योजना के अंतर्गत जिले के 2,32,310 लाभुकों को 1,000 रुपए की राशि DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी गई है। इस भुगतान के लिए कुल 23,23,10,000 रुपए की राशि निर्गत की गई है। राज्य सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही इस योजना में वृद्धजनों, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, HIV एड्स पीड़ितों, ट्रांसजेंडर समुदाय तथा आदिम जनजाति समुदाय के पात्र लोगों को नियमित रूप से पेंशन दी जाती है। जून माह में पेंशन राशि प्राप्त करने वाले लाभुकों की सूची में सर्वाधिक संख्या मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभुकों की रही, जिनकी संख्या 1,67,684 है। वहीं मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना के तहत 47,271 लाभुकों को लाभ पहुंचाया गया है। इस संदर्भ में समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा शाखा के सहायक निदेशक रवि मिश्रा ने बताया कि राज्य संपोषित योजनाओं के अंतर्गत जून 2025 तक की पेंशन राशि लाभुकों को उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पात्र लाभुक वंचित न रहे। 108 एम्बुलेंस कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। स्वास्थ्य मंत्री से नियुक्ति की मांग पर डटे कर्मचारी। गिरिडीह जिले के 108 एम्बुलेंस कर्मी एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। गिरिडीह स्टेडियम के समक्ष प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने विभाग और सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मियों का कहना है कि पूर्व में हड़ताल के बाद विभाग ने आश्वासन दिया था कि उनकी मांगें जल्द पूरी की जाएंगी, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद ना तो मांगें मानी गई और ना ही किसी तरह की पहल की गई। कर्मियों ने बताया कि फरवरी महीने से एम्बुलेंस सेवा का संचालन कर रही आउटसोर्सिंग कंपनी सामन फाउंडेशन द्वारा ना तो उन्हें सरकारी मानकों के अनुसार वेतन दिया जा रहा है और ना ही अब तक नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। कुछ कर्मियों को मात्र 2,500 से 3,000 रुपए तक का भुगतान किया जा रहा है, जिससे उनका गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। कर्मियों का आरोप है कि समय पर वेतन नहीं मिलने से उन्हें परिवार के भरण पोषण, बच्चों की पढ़ाई और गाड़ियों की किस्त चुकाने में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे नाराज होकर कर्मियों ने हड़ताल को अंतिम विकल्प बताते हुए विभाग से जल्द समाधान की मांग की है। कर्मियों ने बताया कि वे कई बार कंपनी और स्वास्थ्य विभाग को लिखित रूप में अपनी समस्याएं बता चुके हैं। इसके बावजूद कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। इस बीच सिविल सर्जन से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने मरीजों की सुविधा के लिए फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था की है और कुल 15 एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत हैं। सम्मान फाउंडेशन के एक अधिकारी ने बताया कि PF और ESIC जैसे मुद्दों पर बातचीत जारी है। वहीं कई मरीजों की ओर से हड़ताल जल्द समाप्त करने की मांग भी सामने आ रही है। कर्मियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। गढ़वा में क्षेत्रीय भाषाओं को JTET परीक्षा में शामिल करने की मांग तेज। DC को सौंपा गया ज्ञापन। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET नियमावली 2025 को लेकर गढ़वा जिले में एक बार फिर भाषाई असंतोष उभरकर सामने आया है। जिले की प्रमुख भाषाओं हिंदी, भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में शामिल न किए जाने को लेकर युवाओं में गहरा असंतोष व्याप्त है। इसी सिलसिले में मंगलवार को जागरूक युवाओं एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें इन भाषाओं को शिक्षक पात्रता परीक्षा की क्षेत्रीय भाषा सूची में शामिल करने की मांग की गई। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि भोजपुरी, मगही और हिंदी न केवल जन सामान्य की संवाद भाषा है, बल्कि वे गढ़वा की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी अभिन्न हिस्सा है। इसके बावजूद JTET की नवीन नियमावली में इन भाषाओं की अनदेखी की गई है, जिसे स्थानीय लोग दुर्भाग्यपूर्ण और भेदभावपूर्ण मान रहे हैं। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि पूर्व में इस मुद्दे को पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर एवं भवनाथपुर विधायक आनंद प्रताप देव द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष उठाया जा चुका है। अब उसी मांग को आगे बढ़ाते हुए युवाओं ने प्रशासन से शीघ्र ठोस पहल की अपेक्षा जताई है। उल्लेखनीय है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों, अधीक्षकों से उनके क्षेत्रों में प्रचलित क्षेत्रीय भाषाओं पर सुझाव मांगे गए हैं। ये गढ़वा के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जब स्थानीय प्रशासन इन भाषाओं को मान्यता दिलाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधियों ने मांग की है कि उपायुक्त संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दें कि गढ़वा जिले की क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में हिंदी, भोजपुरी और मगही को सूचीबद्ध कर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को शीघ्र सुझाव भेजे जाएं।
देवघर में बाइक सवार अपराधियों ने सीएसपी संचालक से की लाखों की लूट। जांच में जुटी पुलिस। देवघर जिले के सारवा थाना क्षेत्र स्थित तिरुपड़िया गांव में मंगलवार 17 जून को सीएसपी संचालक से लाखों रुपए की लूट हुई। इस घटना को बाइक सवार अपराधियों ने अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक घर से रुपए लेकर सीएसपी संचालक दिनेश यादव सीएसपी केंद्र जमा कराने जा रहे थे। उस समय बाइक सवार 2 अपराधी पहले से घात लगाए बैठे थे। ऐसे में अपराधियों ने दिनेश से लाखों रुपए लूट लिए। सारवा थाना पुलिस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। अपराधियों की तलाश के लिए इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है। पुलिस अपराधियों की पहचान के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। एमपी एमएलए के 12 आपराधिक मामलों में धीमी सुनवाई पर झारखंड हाईकोर्ट को सीबीआई ने दी अद्यतन स्थिति। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को राज्य में एमपी एमएलए के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले के त्वरित निष्पादन को लेकर कोर्ट के स्वसंज्ञान की सुनवाई हुई। मामले में झारखंड में एमपी एमएलए के 12 लंबित आपराधिक मामलों की अद्यतन स्थिति सीबीआई की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर बताई गई। सीबीआई ने अदालत को बताया कि अलकतरा घोटाला से संबंधित बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन के मामले में फैसला आ गया है और उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं एक अन्य मामला ट्रायल के अंतिम चरण में है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 9 जुलाई को निर्धारित की गई है। दरअसल पिछली सुनवाई में एमिकस क्यूरी ने अदालत को अवगत कराया था कि झारखंड में एमपी एमएलए से जुड़े कई मामलों में आरोप पत्र दायर होने के बाद आरोप तय करने में ही 6 साल तक का समय लग जाता है, जिससे पूरे मुकदमे को पूरा होने में कई साल और लग जाएंगे। एमिकस क्यूरी ने यह भी आरोप लगाया था कि सीबीआई की मंशा ही जल्द ट्रायल पूरा करने की नहीं है। इसके जवाब में सीबीआई ने पिछली सुनवाई में बताया था कि राज्य में एमपी एमएलए से संबंधित 12 आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से 9 मामले रांची सिविल कोर्ट में और 3 मामले धनबाद कोर्ट में विचाराधीन हैं। सीबीआई ने तब लंबित मामलों में ट्रायल की स्थिति पर विस्तृत जानकारी देने का आश्वासन दिया था। पूर्व की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि सीबीआई जैसी प्रतिष्ठित संस्था गवाहों को समय पर अदालत में पेश करने में असफल साबित हो रही है। अदालत ने यह भी कहा था कि ट्रायल में देरी से गवाहों में डर का माहौल बना रहता है। सीबीआई ने स्वयं एक मामले में यह स्वीकार किया था कि गवाहों को धमकाने की आशंका के मद्देनजर उनकी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करवानी पड़ी थी। हाईकोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया था कि ट्रायल में देरी होने से गवाहों पर नकारात्मक असर पड़ता है और उनकी गवाही भी प्रभावित होती है। रांची डीसी ने किया कार्यालयों का औचक निरीक्षण, किसी को शो कॉज तो किसी को आचरण बदलने की चेतावनी। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजुनाथ भजंत्री ने मंगलवार को समाहरणालय परिसर स्थित विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालयों की कार्यप्रणाली, स्वच्छता, कर्मियों की उपस्थिति और समग्र व्यवस्था की समीक्षा की। निरीक्षण के क्रम में जिला कल्याण शाखा के ललिता कुमारी महतो और विकास जायसवाल अनुपस्थित पाए गए, जिन पर शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। मुख्य लिपिक दिलीप कुमार को आईडी कार्ड नहीं पहनने और क्लर्क दिनेश कुमार पासवान को टेबल पर नेम प्लेट नहीं लगाने पर भी नोटिस दिया गया। जिला भू अर्जन कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर आदर्श कुमार सिंह को भी आईडी कार्ड नहीं पहनने पर जवाब तलब किया गया। अपर जिला दंडाधिकारी की साफ सफाई और व्यवस्था की उपायुक्त ने सराहना की। उन्होंने इसे अन्य कार्यालयों के लिए उदाहरण बताया और अगली ऑल हैंड मीटिंग में इसके मॉडल प्रस्तुतिकरण की बात कही। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में भी निरीक्षण किया गया, जहां उपस्थिति, नेम प्लेट और आईडी कार्ड की स्थिति पर निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यालयों को स्वच्छ, अनुशासित और जनहितकारी बनाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, देर से आने या बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि जनता को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं मिले। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के औचक निरीक्षण भविष्य में भी नियमित रूप से जारी रहेंगे, ताकि कार्य संस्कृति में सुधार और पारदर्शिता बनी रहे। शिल्पी नेहा तिर्की से मिली यूनेस्को की नवनिर्मित को चेयरपर्सन। मंत्री ने कहा, आदिवासी विरासत को मिलेगी ग्लोबल मजबूती। यूनेस्को की को चेयरपर्सन डॉक्टर सोना झारिया मिंज ने झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। डॉक्टर मिंज सिद्धू-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका की पूर्व कुलपति रह चुकी हैं। इस दौरान दोनों के बीच आदिवासी मुद्दों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने डॉक्टर सोना झारिया मिंज को यूनेस्को का को चेयरपर्सन नियुक्त किए जाने पर खुशी जताई और इसे झारखंड वासियों और आदिवासी समाज के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। मंत्री तिर्की ने कहा कि डॉक्टर मिंज की व्यवहार कुशलता और सामाजिक ज्ञान अत्यंत प्रभावशाली है। उन्होंने उम्मीद जताई कि डॉक्टर मिंज की इस नई भूमिका से आदिवासी भाषा, संस्कृति और विरासत को वैश्विक मंच पर मजबूती मिलेगी। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की आदिवासी पहचान और वर्तमान चुनौतियों को सामने लाने में यह भूमिका अहम साबित होगी। गौरतलब है कि यूनेस्को का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। मंत्री तिर्की ने विश्वास जताया कि डॉक्टर सोना झारिया मिंज इस जिम्मेदारी को 100% सफलता के साथ निभाएंगी।
आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ के लिए आधिकारिक प्रूफ नहीं। आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि को आधिकारिक प्रूफ के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। कतिपय आपत्तियों और क्वेरी के बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने इसे स्पष्ट किया है। प्राधिकरण के स्पष्टीकरण के बाद राज्य के प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर इसकी आधिकारिक जानकारी दी है। उसमें प्राधिकार के प्रावधान को उद्धृत करते हुए कहा गया है कि आधार कार्ड का आधिकारिक उपयोग डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है। रांची के प्रतीक ऑटोमोबाइल्स में ठगी को लेकर हंगामा, ग्राहकों ने जीप में लगाई आग। चुटिया थाना क्षेत्र स्थित प्रतीक ऑटोमोबाइल्स में मंगलवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब ठगी के शिकार कई ग्राहकों ने शोरूम में तोड़फोड़ की और बिक्री के लिए खड़ी एक नई महिंद्रा बोलेरो जीप में आंशिक रूप से आग लगा दी। मामला महिंद्रा कंपनी के दलादली स्थित शोरूम से जुड़ा है, जहां तैनात सेल्स कंसल्टेंट सनी पर ग्राहकों से लाखों रुपए की वसूली कर फरार हो जाने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक सनी ने दलादली में कई ग्राहकों को 4 पहिया वाहन दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की वसूली की, लेकिन न तो किसी ग्राहक को वाहन मिला और न ही पैसे वापस किए गए। ठगी का शिकार हुए दर्जनों ग्राहकों ने पहले पटेल चौक स्थित प्रतीक ऑटोमोबाइल्स में शिकायत की, लेकिन समाधान नहीं होने पर मंगलवार को आक्रोशित होकर शोरूम पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। ग्राहकों के गुस्से का आलम यह था कि उन्होंने शोरूम परिसर में खड़ी एक बोलेरो जीप को आग के हवाले कर दिया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों की मदद से आग पर तुरंत काबू पा लिया गया और बड़ी क्षति होने से बचाव हो गया। इस पूरे मामले पर प्रतीक ऑटोमोबाइल्स के जनरल मैनेजर आशीष झा ने कहा कि सनी कंपनी का कर्मचारी है, लेकिन वो फिलहाल फरार है। उन्होंने बताया कि फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सनी ने किस ग्राहक से कितनी राशि वसूली है, लेकिन जैसे ही सनी पकड़ में आएगा पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। इस बीच ठगी से नाराज ग्राहकों ने रातूढाना में सनी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस का कहना है कि अगर कंपनी सनी को पेश नहीं करती है तो उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। रांची यूनिवर्सिटी में शुरू होंगे BPEd, MPEd, BPES और 4 वर्षीय फिजियोथेरेपी जैसे वोकेशनल कोर्स। रांची विश्वविद्यालय में अब 3 नए कोर्स जोड़े गए हैं, जिसमें BPEd, MPEd, BPES और 4 वर्षीय फिजियोथेरेपी जैसे वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई होगी। इस पर रांची विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। सोमवार को विश्वविद्यालय में बैठक आयोजित हुई, जिसमें कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगी। इस बैठक में कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा भी उपस्थित रहे। राज्य सरकार के निर्देश के बाद नई शिक्षा नीति के तहत अब 9 क्रेडिट की भारतीय ज्ञान परंपरा को भी विश्वविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा विभाग को अब मानविकी संकाय में मर्ज कर दिया गया है। GICAD के तहत टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइन, एक्सपीरियंस डिजाइन एंड प्रोडक्ट और आर्टिफिशियल डिजाइन, क्राफ्ट कल्चर, क्राफ्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स शुरू करने की स्वीकृति भी दी गई है। धनबाद में बिना प्रतिनिधियों की जानकारी के हो रहे शिलान्यास उद्घाटन, जिप अध्यक्ष शारदा सिंह ने जताया विरोध। धनबाद जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रमों के आयोजन में पंचायत प्रतिनिधियों की उपेक्षा पर जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने इस संबंध में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। शारदा सिंह ने पत्र में लिखा है कि धनबाद में हो रहे सरकारी कार्यों का उद्घाटन या शिलान्यास बिना किसी जनप्रतिनिधि की जानकारी या आमंत्रण के किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कार्यक्रम केवल कुछ खास व्यक्तियों को खुश करने के उद्देश्य से आयोजित हो रहे हैं। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि जब उन्होंने विभागीय कार्यालयों से बात की तो उन्हें ये कहकर टाल दिया गया कि शिलान्यास की कोई जानकारी नहीं है। शारदा सिंह ने इसे काफी हैरान करने वाला बताया और कहा कि पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा न केवल गलत है, बल्कि इससे जनता में गलत संदेश जाता है। उन्होंने पंचायत राज विभाग से इस विषय में एक पुस्तिका तैयार कराने की भी मांग की है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि किस योजना के अंतर्गत किस स्थान पर कार्य हो रहा है और उसमें जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका है। झारखंड रेरा में खाली पदों पर नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार बोली 4 माह में पूरी कर लेंगे भर्ती प्रक्रिया। झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा में अध्यक्ष, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और सदस्य के रिक्त पदों को भरने से संबंधित जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार के जवाब से संतुष्ट होकर इस जनहित याचिका का निष्पादन करते हुए इसे बंद कर दिया। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि झारखंड रेरा में इन सभी रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया अगले 4 महीनों में पूरी कर ली जाएगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इन पदों को भरने के लिए एक समय सीमा यानी टाइमलाइन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। सरकार ने तब ये भी बताया था कि सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और इस संबंध में कमेटी की कई बैठकें भी हो चुकी हैं।
दरअसल याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका दायर कर ये बताया था कि झारखंड रेरा में वर्तमान में एक कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा काम चलाया जा रहा है, जबकि अध्यक्ष का पद 6 जनवरी 2021 से खाली पड़ा है। इसी तरह से एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का पद भी 25 नवंबर 2022 से रिक्त है और सदस्य का पद भी खाली है, जिसके कारण 66 मामले पेंडिंग पड़े हैं। याचिका में इन रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग की गई थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।